अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टेस्ट 2017 का पेपर, जिसमें हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, सोल्यूशन एंड करेक्ट ऑप्शन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, the bond energy of a H2 molecule. This is a reaction in which a hydrogen molecule is break up into atomic hydrogen is option A 436 kilojoule per mole, option B 40.7 kilojoule per mole, option C 272 kilojoule per mole, and option D 436 एवोगाड्रोस नंबर किलोजाउल पर मोल। सो यहाँ पर है बॉन्ड एनर्जी का पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब ब्रेक कर ले एटॉमिक हाइड्रोजन में तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दैट बॉन्ड। सो हर एक मॉलिक्यूल के लिए अपनी एक बॉन्ड एनर्जी, स्पेसिफिक बॉन्ड एनर्जी होती है जो उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो तो हाई एनर्जी चाहिए होती है, और अगर वीक बॉन्ड हो तो लेस एनर्जी चाहिए होती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो ये अपने हर एक मॉलिक्यूल का स्पेसिफिकली फाइंड याद करना होगा। जो इसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एनर्जी है ये फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के चैप्टर में दी हुई है। वहाँ पर आपने बॉन्ड एनर्जी के टॉपिक में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सारे जितने भी और मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी दी हुई हैं तो वो आपने याद करने हैं, और ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है जिससे आप इनकी बॉन्ड एनर्जी फाइंड कर लो। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में ब्रेकअप कर ले तो उसकी एनर्जी है 436 एवोगाड्रो नंबर किलोजाउल पर मोल, यानी जितने इनके इसमें पार्टिकल्स है उतनी ही एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड है ताकि इस मॉलिक्यूल को ब्रेकअप कर ले एटॉमिक हाइड्रोजन में। सो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, considering the molecular orbital theory which is known as mode, choose the correct relative energies order. So हमारे पास molecular orbital theory है जिसके कुछ postulates हैं, जिसमें से एक postulate है energy order का। So उस energy order को आपने याद करना है और फिर उसको इसके इन options के साथ compare कर ले, जो इसके साथ match कर रहा हो तो वही correct option होगा। वो energy bond energy order जो है वो कुछ यूँ है कि sigma 1s, then their energy is less than sigma 1s star, and this their energy is less than sigma 2s, their energy is less than sigma 2s star, which is less than sigma 2px, which is less than pi 2py, which is approximately equal to pi 2pz। सो ये जो स्टार है ये एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ऑर्बिटल, जो वो ऑर्बिटल जो एंटी बॉन्डिंग हो वो वाले शो कर रहे हैं, और ये जो विदाउट स्टार है तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल शो कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इसकी एनर्जी जो है एनर्जी ऑर्डर है ये हमारे पास। अब इसके साथ यही ऑप्शन मैच कर ले, जो इसके साथ जो इसी के साथ मैच कर रहा हो तो वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है sigma 1s, then which is less than sigma 1s star, which is then less than sigma 2s, and this is then less than sigma 2s star, and which is less than sigma 2px। ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए ये इस ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है, तो then this is the correct option। Question number 23 is the oxidation of pen2 on 2-pentanone with nascent oxygen gives option A propanol, option B propanoic acid, option C ethanoic acid, and option D pentanoic acid। So oxidation of pen2on यानी 2-pentanone, इसकी जब ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा। सो ये वाला ऑर्डर आप याद कर ले कि जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो उससे बन जाएगा अल्डिहाइड या कीटोन। देन फर्दर जब अल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन हो जाए तो उससे बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन, और इसका रिवर्स ऑर्डर जो है वो होगा रिडक्शन के लिए, यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हो जाए तो वो हमारे पास बनाएगा अल्डिहाइड या कीटोन, और जब इन दोनों की रिडक्शन हो जाए तो फर्दर बनाएगा हमारे पास अल्कोहल।
सो ये अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन हो जाए उससे अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ अल्कोहल। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो तो उससे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो एसीटल्डिहाइड, और अगर टर्शियरी अल्कोहल हो तो उससे बनेगा एसीटोन यानी कीटोन। और जब फर्दर एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन हो तो उससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका रिवर्स जो है हमारे पास वो ये है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हो जाए उससे बन जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन, और जब फर्दर इसकी रिडक्शन हो जाए तो बनेगा अल्कोहल। ये है रिडक्शन का ऑर्डर और ये ऊपर वाला है ऑक्सीडेशन का ऑर्डर। तो अगर आपके पास ऐसे आ जाए तो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 पेंटेनॉन, यानी ये 2 पेंटेनॉन जो है it means that it has 5 carbon, and on means that this is the member of ketone, or 2 means that the at carbon number 2 the this functional group is present. So 2 पेंटेनॉन का आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लो, ये कीटोन का मेंबर है, और कीटोन की जब ऑक्सीडेशन हो जाए यहाँ पर तो इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं। 2 पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा that it contain 5 carbon, at carbon number 2 it contain ketone group, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर भी आ जाएगा CH2, और यहाँ पर फर्दर आ जाएगा CH3। जब इसका हम रिएक्ट कर लें नेसेंट ऑक्सीजन से, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, तो ये बना देगा, ये वाला ग्रुप जो है ये बना देगा हमारे पास इथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड विद OH, और प्लस CH3 CH2 and CHOH। तो ये CH2OH, तो ये बना देगा अल्कोहल प्रोपेनॉल और इथेनोइक एसिड। सो ऑप्शन ए है प्रोपेनॉल, ये अल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ऑप्शन बी है प्रोपेनोइक एसिड, ऑप्शन सी है इथेनोइक एसिड विच इज द करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन डी है पेंटेनोइक एसिड। सो हमारे पास 2 पेंटेनॉन की जब ऑक्सीडेशन हो जाए उससे बनेगा इथेनोइक एसिड और प्रोपेनॉल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। Question number 24 is, if medulla oblongata of a person's brain is damaged, which of the following process will be disturbed? Option A thinking, option B sleep, option C thirst, and option D swallowing. So medulla oblongata जो है ये पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। तो ह्यूमन ब्रेन का के कौन से पार्ट का फर्दर ये मेडुला oblongata जो है ये प्रेजेंट है? सो ह्यूमन ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। forebrain, the first part is forebrain, the mid one is midbrain, and the third part is hindbrain. अब further hindbrain के 3 parts हैं। The first one is medulla oblongata, second one is pons, and third one is cerebellum. ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, मेडुला oblongata, पोन्स और सेरेब्रम। और इस तरह फोर ब्रेन की भी फर्दर पार्ट्स हैं। ह्यूमन ब्रेन का जो है फ्लो चार्ट जो है वो मैंने उसकी वीडियो जो है वो भी अपलोड की हुई है। आप गूगल पर ऑल टेस्ट प्रिपरेशन जो है वो सर्च कर ले, जिसमें से इजी वे ऑफ लर्निंग बायोलॉजी में मैंने कुछ बायो के टॉपिक्स जो है उनका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिससे आप जो है ऐसे टॉपिक्स वो इजीली कवर कर सकते हो जिसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हों, बहुत ज़्यादा पार्ट्स हों, और पार्ट्स के फिर फर्दर और उसे डिवाइड किया हो फर्दर पार्ट्स में, तो उसे लर्न करना मुश्किल होता है किसी स्टूडेंट के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है। तो वो फ्लो चार्ट जो है वो मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें से आप 5 मिनट में वो टॉपिक जो है वो इजीली कवर भी कर सकते हो, और वो आपको उससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, जैसे कि ये वाला MCQ है, तो ये आप इजीली कवर कर सकते हो। अब इस वीडियो के आखिर में आपको वो सारे उस वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप वो सारे फ्लो चार्ट जो मैंने बनाए हुए हैं और अपलोड किए हुए हैं वो आपको इजीली मिल सकते हैं। सो उससे आपके बायो के बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिसके मैंने फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, जैसे कि ब्रेन है, जीन है, और इस तरह और भी बहुत सारे फर्दर टॉपिक्स हैं जिसके बिहेवियर के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। सो वो मैंने बनाए हुए हैं, और उससे आप इजीली जो है वो ऐसे टाइप के टॉपिक्स कवर कर सकते हो विद इन बहुत ज़्यादा कम टाइम में वो टॉपिक आपका इजीली कवर हो सकता है। सो यहाँ पर मेडुला oblongata का पूछ रहे हैं, और कि ये कौन सा प्रोसेस जो है वो उसे कंट्रोल करता है, कौन सा प्रोसेस इसके अंडर कंट्रोल है। सो
always remember this, that medulla oblongata is responsible for controlling the reflex actions. What are reflex actions? So reflex action are those processes which occur suddenly and which are involuntary actions. जैसे कि हमारे पास है respiration, वो एक्शंस जो इनवॉलेंट्री हो, जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में ना हो, जैसे कि रिस्पायरेशन है, हार्ट बीट है, ह्यूमन का बीपी है यानी ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा स्वेलोइंग, वॉमिटिंग भी है। कुछ ऐसे टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं दैट वॉमिट सेंटर इज लोकेटेड, सो ये भी इसी का आंसर भी यही होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट वॉमिट सेंटर इज ऑल्सो लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो अब यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास थिंकिंग, सो थिंकिंग इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन, बी है स्लीप, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, सी भी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, थर्स्ट, और डी जो है वो स्वेलिंग है, ये हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है, एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो इफ मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ अ पर्सन इज डैमेज्ड, then the process of swelling is disturbed. So option D is the correct option of question number 24. Question number 25 is otitis media is an inflammation of which part of the body? Option A brain, option B middle ear, option C lungs, option D urinary tract. So otitis media is a disease, and in this disease the inflammation of the middle ear occur, body का जो ear के further parts है, इसमें से outer ear, middle ear and inner ear, तो उसमें से जो middle ear है उसमें से inflammation हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक ट्यूब होता है eustachian ट्यूब, वो जो है ब्लॉक हो जाता है, और उसकी वजह से इनसाइड जो फ्लूइड होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है। तो हमारे पास जो हमारा ईयर है, नोज़ है और थ्रोट है यानी ENT पार्ट, तो ये जो है ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब ईयर में से यूस्ट्रेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, फ्लूइड इनसाइड द ईयर ट्रैप्ड हो जाता है, सो बैक्टीरिया जो है वो नोज़ के थ्रू जो है वो उस फ्लूइड में एंटर हो जाता है, और उस फ्लूइड में बैक्टीरिया की फर्दर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो है उसी इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस मिडल ईयर की। सो ये जो ओटाइटिस, और जिससे हमारे पास ओटाइटिस मीडिया की डिजीज़ जो है वो ह्यूमन बॉडी में कास्ट हो जाती है। सो ओटाइटिस मीडिया जो है ये इन्फ्लेमेशन है मिडल ईयर की। सो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 25 में। Question number 26 is in which of the following disorder the structure and function of normal spinal cord is damaged? Option A arthritis, option B sciatica, option C spondylitis, and option D none. So कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें से स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो जाता है? सो आर्थराइटिस जो है इसमें से जॉइंट, ये कहते हैं जॉइंट इन्फ्लेमेशन को, जिसमें से जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। शियाटिका जो है इसमें से हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके साथ शियाटिक नर्व होता है, तो उसकी प्रेशर की वजह से, किसी फोर्स की वजह से, किसी इंजरी की वजह से वो डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो है और फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। तो सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जब हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन और स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, सो उससे डिसऑर्डर जो कास्ट होता है, दिस इज नॉन एज शियाटिका। और स्पॉन्डिलाइसिस किसे कहते हैं? सो स्पॉन्डिलाइसिस में वर्टेब्रल कॉलम जो है उस वो अफेक्ट होता है। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 26 में। Question number 27 is a stationary nucleus has nucleon number A. The nucleus decay by emitting a proton with speed v to form a new nucleus with speed u. New nucleus and proton moves away from one another in opposite direction. Which equation gives v in terms of A and u? ये सारे ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए है v इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 4 माइनस 1 होल u, ऑप्शन बी है v इज इक्वल टू a माइनस 1 होल u, एंड ऑप्शन सी है v इज इक्वल टू a u, एंड ऑप्शन डी है v इज इक्वल टू a प्लस 1 u। सो आपने इस किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? इस सारे क्वेश्चन में हमारे पास जो मोमेंटम है वो है कंजर्व्ड। हाउ मोमेंटम इज कंजर्व्ड? सो इट मीन्स दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर आप इसको यहाँ पर शिफ्ट कर ले तो हमारे पास हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि हमारे पास मोमेंटम इक्वल है एम वी के, सो यहाँ ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन विद वी माइनस a माइनस 1
और इंटू MPU। इसको इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो आपके पास हो जाएगा A-1 ब्रैकेट MPU इज इक्वल टू MPV। MP जो है मास, ये दोनों मास कैंसिल हो जाएंगे, दूसरे मास के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास A-1 U इज इक्वल टू V। सो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर, बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, V इज इक्वल टू A-1 U। So which is the correct option of question number 27. Question number 28 है, a person traveling on a motorway a total distance of 200 km drove the first 90 km at an average speed of 80 km per hour. Which average speed must be obtained for the rest of the journey if the person is to reach the destination in a total time of 2 hours 0 minutes? एक पर्सन है वो उसने टोटल डिस्टेंस जो है उसने कवर करना है 200 किलोमीटर। हमारे पास S2 जो है इस टोटल डिस्टेंस जो है वो है 200 किलोमीटर। फर्स्ट डिस्टेंस गिवन है 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। सो उसने जो फर्स्ट डिस्टेंस कवर किया है वो है 90 किलोमीटर और विथ अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। और S2 यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, टोटल से हम माइनस कर लेंगे S1 को, तो हमारे पास आ जाएगा 110, यानी 200 से आप 90 को माइनस कर ले तो आपके पास आ जाएगा S2। अब आपने फाइंड करना है V2 को, आपने फाइंड करना है एवरेज स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। सो आपने V2 को फाइंड करना है। V2 के लिए आपको चाहिए S2 और T2। सो S2 तो आप इस तरह फाइंड कर लोगे कि टोटल डिस्टेंस से आप फर्स्ट वाले डिस्टेंस को माइनस कर लोगे, आपके पास सेकंड वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अब सेकंड एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए आपको जो T2 है वो भी चाहिए, तो वो भी आप इसी तरह फाइंड करोगे, यानी T2 के लिए आप माइनस कर लोगे टोटल टाइम से फर्स्ट वाले टाइम को। सो अब इसके लिए हमें T1 चाहिए, वो आप फाइंड कर लोगे S1 और V1 से। वो आप ऐसे फाइंड करोगे V1 इज इक्वल टू S1 डिवाइड बाई T1, ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू S1 डिवाइड बाई V1। S1 है हमारे पास 90 किलोमीटर और V1 है हमारे पास 80, ये आ जाएगा 0.875। अब आपके पास T1 आ गया है तो आप T2 फाइंड कर सकते हो। टोटल टाइम है आपके पास 2 आवर्स, इससे आप माइनस कर लो 0.875 को, आपके पास आ जाएगा 1.125। ये है T2। सो आप इससे इजली फाइंड कर सकते हो V2 को। V2 को आप फाइंड करोगे S2 डिवाइड बाय T2। S2 है आपके पास 110 डिवाइड बाय T2 है 1.125, इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द final average speed which is obtained for the rest of the journey. So यहाँ पर ऑप्शन ए है 110 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 122 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 122 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन डी है 126 किलोमीटर पर आवर, which is the correct option of question number 28. Question number 29 is, an object of mass m traveling with a speed of v has had head-on collision with another object of mass m traveling with speed v in opposite direction. The two objects stick together after the collision. What is the total loss of kinetic energy in the collision? Loss of kinetic energy हमें find करना है और इसमें ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1/2mv², ऑप्शन सी है mv² और ऑप्शन डी है 2mv²। सो आपने फाइंड करना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी which is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial। हमारे पास इनिशियल एनर्जी जो है वो 0 है और माइनस फाइनल जो है वो है 1/2mv²। 2 को आप वहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो वो बन जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन के साथ mv² माइनस 0 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा mv²। 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास 0 आ जाएगा। सो हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा mv² के, विच इज ऑप्शन सी जो है वो है mv², विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29।
Question number 30 is he asked me what my name was and what I did. Option A, he said to me what was my name and what did I do. So ये incorrect है. Option B है he said to me what is your name and what do you do. So this is the correct option. Option C है he said to me what my name was and what I do. Option D है he said to me what his name was and what did he do. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. दैट क्वेश्चन में है ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज एंड व्हाट आई डिड. सो ये इसके साथ मैच कर रहा है. ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट डू यू डू. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30. This is the end of this video. See you in the next video. Allah Hafiz.